नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम जानते हैं आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। Q3 रिजल्ट्स आ चुके हैं, लास्ट टाइम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर था, स्टॉक की पिटाई हुई थी, फिर रिकवर भी कर चुका है वहाँ से। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। अगर आपको नहीं पता, तो 3 प्रोडक्ट्स बनाती है बेसिकली, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों करती है। लिक्विड ब्रोमीन, इंडस्ट्रियल सॉल्ट और सल्फेट ऑफ पोटाश। मोस्टली 50% आता है लिक्विड ब्रोमीन से और इंडस्ट्रियल सॉल्ट से। 1 से 2% आता है सल्फेट ऑफ पोटाश से। तो इसकी अभी एक्सपोर्ट और अभी मैन्युफैक्चरिंग उतनी तेज़ नहीं है जितनी ये है। लिक्विड ब्रोमीन की कहाँ आती है? लिक्विड ब्रोमीन यूज़ कहाँ होता है? इंडस्ट्रियल सॉल्ट कहाँ यूज़ होता है? आप स्क्रॉल करोगे खुद ही बताते हैं ये। एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, वाटर ट्रीटमेंट, एल्यूमीनियम, ग्लास, टेक्सटाइल्स में। और इनके साथ सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि जो लिक्विड ब्रोमीन वगैरह का इनका जो सॉल्ट वगैरह का प्रोडक्शन है, वो देखोगे तो इनकी जो इंडस्ट्री है वही कच्छ के पास है। तो जिसके पास रन ऑफ कच्छ में सबसे बड़ी सॉल्ट मार्श हो, उसके पास ना लिक्विड ब्रोमीन बनाने में दिक्कत होगी, ना इंडस्ट्रियल सॉल्ट बनाने में दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ठीक रहेगा। इसीलिए आर्किन केमिकल्स इतनी पॉपुलर भी है नए इन्वेस्टर्स के बीच में। लेकिन पिछली बार इनके एक्सपोर्ट में दिक्कत आई थी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे मार्जिन पे धक्का पड़ा था। तो आइए एक बार क्विकली स्निपेट देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं सेल्स। तो सेल्स देखते हैं, तो सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े हैं, ईयर ऑन ईयर भी बढ़े हैं, 13% का इंक्रीज़ है ईयर ऑन ईयर। EBITDA देखते हैं, तो EBITDA में इनको प्रेशर ज़रूर मिला है। ईयर ऑन ईयर 160 से गिर के 146 आ गए हैं, लेकिन आप क्वार्टर-क्वार्टर देखोगे तो 95 से 146 है। हमने केमिकल, एग्रोकेमिकल सेक्टर में भी देखा कि हर जगह प्रेशर है। उसके बावजूद अगर ये सेल्स और नेट प्रॉफिट पे अपने इंक्रीज़ कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इंक्रीज़ है और ईयर ऑन इंक्रीज़ भी है, पर ईयर ऑन ईयर उतना ज़्यादा नहीं, 4 ही परसेंट है, बट स्टिल एट लीस्ट इंक्रीज़ है। तो क्विकली देख लेते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स में ऐसा क्या हमको नज़र आ रहा है। तो सेल्स है 113 करोड़ की और एक्सपेंसेस अगेन थोड़े से बढ़ गए हैं, बट इतनी सेल्स जो है, अगर आप कंपैरिजन करना चाहो तो वो जुलाई 2002 में हुई थी, जहाँ 400 करोड़ की सेल थी। लेकिन सबसे अच्छा इनका जो क्वार्टर था वो बेसिकली दिसंबर 2022 का था, जहाँ इनके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो थे 44% के थे। यही मार्केट ने सबसे बेस्ट रिजल्ट दिया था, यही मार्केट ने भी रिवॉर्ड किया था। लेकिन अब देखना है आपको कि 413 करोड़ में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 35 है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो काफ़ी है, 44 से गिर के 35 आ गया है। मार्केट को पसंद नहीं आएगा, बट देखने वाली बात है कि एक साइन वेव बनाया इसने, ऊपर की तरफ गया, वहाँ से प्रेशर आया 39, 33, वहाँ से रिकवर करके 35% पे आ गया है। तो देखने वाली बात ये है कि प्रेशर पे आने के बावजूद अब रिकवरी के कुछ साइन मिल रहे हैं और जिस तरह से केमिकल सेक्टर में डिमांड स्लो है, उस हिसाब से फिर भी ठीक है, रिकवर कर रहा है। जो आप प्रॉफिट देखोगे वो भी 136 करोड़ है। कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होने के बावजूद उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया क्योंकि सेल्स बढ़ी है। इसी इसी के साथ नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है। तो अच्छी बात है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिपोर्ट देखें, तो उसमें हमको क्या देखना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये जो है 993 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर यही 903 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 1194 था, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनको थोड़ा-सा कम पड़ा है, इसीलिए इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आया है। तो अब देख लेते हैं चार्ट क्या बता रहा है। देखिए, ये जो प्रेशर है, ये जो देखने को मिला था, ये पिछले रिजल्ट के बाद था और उसके बाद से इसने यहाँ पे डबल बॉटम बना के रिकवरी कर ली है। लेकिन अभी रिकवरी करने के बावजूद भी क्या है, हमने इसकी एनालिसिस हम मार्केट प्रीव्यू में की ही थी। स्विंग हमने इसको बहुत अच्छे से किया था। प्रॉफिट बुकिंग की इसकी, यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की बेसिकली। टारगेट 1, टारगेट 2 दोनों मीट हो गए थे। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की, वापस नीचे आया, वापस अब यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसमें मूवमेंट जो है इतना ज़्यादा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, वो भी हम क्यों आता है देखेंगे। लेकिन आपको पहले देखना है कि एक एक चैनल में चल रहा है ये। अगर हम इस चैनल को हम कन्वर्ट कर ले डेली से वीकली में, तो आपको दिखाई देगा कि एक हमारा एक्सपेक्टेशन था कि अगर इसके रिज़ल्ट अच्छे आए, तो ये कुछ इस तरह से कप एंड हैंडल बना के ब्रेकआउट देगा, बट वो फेल हो गया क्योंकि रिज़ल्ट बहुत खराब आए। उसके बावजूद वापस इसने इस चैनल में रिकवर किया। देखिए, ये बड़ी-बड़ी विक्स है ना, ये जो जहाँ भी बड़ी-बड़ी विक्स होती हैं, ये रिजेक्शन का साइन होता है कि मार्केट इसको इस प्राइस पे इसको स्टॉक को वैल्यू नहीं कर रहा है और सेलिंग आ जा रही है। लेकिन नीचे भी विक्स है, तो मार्केट इसको नीचे भी नहीं देखता है। ये देखिए, यहाँ पर भी था, तो मार्केट इतनी जल्दी इसको नीचे देखता नहीं है। जब भी आपको नीचे की तरफ बड़ी-बड़ी विक्स दिखाई दे ना, तो वहाँ पे आप समझिए कि वहाँ पे बायर्स जो हैं बैठे हुए हैं, उसको बाय करने के लिए। और जब आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे, तो जैसे यहाँ दिख रही है, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं। तो हमको ये कुछ पॉइंट्स ध्यान देने वाले हैं। लेकिन अब इस चैनल में चल रहा है, अगर इस चैनल को इसने सपोर्ट लेगा तो नीचे की तरफ आएगा, तो 583 के पास सपोर्ट है, हमको पहले से ही पता है। अ, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो मेरी तरह, तो हम नया चंक इन्वेस्ट करेंगे अपनी एनालिसिस के बावजूद। याद रखिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक रिजल्ट को पढ़ने की कोशिश है, सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट ढूँढने की कोशिश है। तो नीचे आया तो फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, और नीचे आया 517 पे तो और अच्छी बात है, और इन्वेस्ट करेंगे। ₹1 का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है। अगर आपको पसंद, अगर आपको चाहिए, खरीदिए, एल्पेनलिबे खाइए और एन्जॉय करिए। लेकिन
पॉइंट क्या है कि ये वापस आएगा ऊपर और अगर इसने 676 को बीट कर दिया तो कहाँ होगा? तो अगर ये एक चैनल में चल रहा है, जब चैनल का ब्रेकआउट आता है ना, तो चैनल की जो हाइट होती है, वही उसका टारगेट होता है। रिलायंस आपको याद हो हमने इसकी कई बार एनालिसिस की थी। इसी चैनल में ये मूव कर रहा था। अब जब इस चैनल को उसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया। हमारा टारगेट कहाँ था? 3100 के आसपास था। सेम इसी चैनल में अप डाउन कर रहा है और इस बार तो इनके रिजल्ट भी इंप्रूव हो गया है। तो अगर इसको इसने ब्रेकआउट किया तो यही टारगेट जो यहाँ पर इस समय आ रहा है, इसी को आप क्लोन कर लेंगे और हम इसी को ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो इसका टारगेट कहाँ आ रहा है? अगर हम इसको इस प्लेस करें कुछ इस तरीके से, यहाँ पे प्रेस कर देते हैं, तो देखिए 840 के आसपास आ रहा है। तो ये मीडियम टर्म टारगेट हो सकता है अगर पॉजिटिव साइड में रहा तो। इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं डेली बेसिस पर। तो डेली बेसिस पर हम देख रहे हैं कि नीचे एक सपोर्ट भी है, लेकिन आप इसको थोड़ा-सा स्क्रॉल करें ना, तो देखिए बहुत ज़्यादा रीड करना हो जाएगा, इतना ज़्यादा रीड करना भी ठीक नहीं होता आज के टाइम में। लेकिन अगर इसको मूव करना है तो ये देखिए, अगर ये ऊपर गया तो एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो जाएगा और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का टारगेट भी क्या होता है, यही हाइट होती है जो हमने ऊपर प्लेस की है, 840 का टारगेट आ रहा है। तो याद रखिए सपोर्ट लेवल हमको पता होने चाहिए। देखिए आपको इश्क मोहब्बत नहीं करनी स्टॉक से, अगर नीचे आया है तो बिल्कुल देखिए पहले ही हम पार्शियल प्रॉफिट बुक कर चुके हैं यहाँ पे। नीचे आया तो एक रीइन्वेस्टमेंट का मौका होगा और नीचे आया तो फिर एक रीइन्वेस्टमेंट का मौका होगा। लॉन्ग टर्म पे अच्छा ही है, अच्छी कंपनी है और स्टॉक इतना मूव क्यों करता है ना, ये देखने के लिए हम वापस चलते हैं इसके चार्ट में। अगर आप इसके इन्वेस्टर्स में आओगे ना, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं वो बहुत कम है। मोस्टली लोग परसेंटेज देखते हैं लेकिन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है। जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होते हैं ना तो उसकी प्राइस भी तय होती है। अगर आपको नहीं पता तो आप एमआरएफ का शेयर देखो, वो 1.5 लाख के आसपास उसकी वैल्यू चल रही है। लेकिन इसके आप इसके इन्वेस्टर्स देखोगे तो टोटल सिर्फ 37,000 ही हैं। तो जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम होते हैं तो प्राइस प्राइस डिमांड जो होता है अलग तरीके से मीट करता है। अगर आप इसके पीयर्स में देखोगे जैसे पिडलेट खोल लेते हैं, एसआरएफ को खोलना बहुत दिक्कत हो जाएगी तो बहुत ही पुराना शेयर है। बट कोई नहीं, एसआरएफ को भी ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट भी ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप इनको ओपन करोगे, इसके नंबर ऑफ देखो देखिए 6 लाख के आस-पास इन्वेस्टर्स हैं। एसआरएफ में देखिए अब 2.5 लाख के पास इन्वेस्टर्स हैं। दीपक नाइट्राइट में देखिए आप 5.5 लाख के पास इन्वेस्टर्स हैं, जो कि 6 साढ़े 6 लाख से नीचे आए हैं, ये 7 लाख भी पहुँच गए थे। तो जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज़्यादा रहते हैं ना, तो प्राइस भी उसी हिसाब से मूव करता है। तो ये बात हमको देखनी है, तो इसके शेयर होल्डर्स भी कम हैं, तो अगर मूव आया तो अच्छा मूव आएगा, क्योंकि अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है, अगर एक तरफ बाइंग कर रहे हैं, तो शेयर का मूवमेंट भी पॉजिटिव आ सकता है। इसीलिए ये क्विकली रिकवर भी कर गया अपने खराब रिजल्ट के बावजूद लास्ट क्वार्टर में। तो ये थी स्टॉक की एनालिसिस आर्किन केमिकल्स की। कैसी लगी आपको एनालिसिस ज़रूर शेयर करिए, एक छोटे चैनल को हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।